नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने एक और बड़े हमले को अंजाम दिया है। नारायणपुर में धौड़ाई और पल्लीनार के बीच नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए। वहीं बस ड्राइवर की भी मौत हो गई, जबकि 15 जवान घायल हैं, जिसमें 3 की हालत बेहद गंभीर है। बता दें कि बस में डीआरजी के कुल 27 जवान सवार थे। सभी जवान कड़ेनार से कन्हार गांव लौट रहे थे। नक्सलियों के इस कायराना हमले ने एक बार फिर उनके दोहरे चरित्र को उजागर किया है। दरअसल एक हफ्ते पहले ही नक्सलियों के संगठन दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी ने प्रेस नोट जारी कर 3 शर्तों के साथ सरकार के सामने वार्ता का प्रस्ताव रखा, जिस पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने केंद्र से चर्चा के बाद बातचीत की बात कही थी। लेकिन नारायणपुर में डीआरजी जवानों को निशाना बनाकर नक्सलियों ने अपनी कायरता का परिचय दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या नक्सली वाकई में बस्तर में शांति चाहते हैं? आखिर माओवादियों की मंशा क्या है? लेकिन बड़ा सवाल यह भी है, क्या नारायणपुर में जवानों से कोई ऑपरेशन में चूक हुई है? सभी बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन देखते हैं उसके पहले एक रिपोर्ट। ये हमारा 2 दिन का जॉइंट ऑपरेशन प्लान था। दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले के बीच में नक्सल इन्फॉर्मेशन की कुछ इंटेलिजेंस थी, तो पार्टी सकुशल अपने 2 दिन के ऑपरेशन के बाद अपने अपने कैंप लौट चुकी थी। अनफॉर्चुनेटली एक पार्टी जो अपने कड़े मेटा कैंप से कन्हार गांव की तरफ आज शाम को वापस लौट रही थी नारायणपुर बेस की तरफ, तो वहाँ पे रास्ते में एक आईडी ब्लास्ट हुआ एक पुलिया पर। कुछ लोग शौक में हैं और कुछ लोगों को मामूली चोट आई है। उन लोगों को हॉस्पिटल में अभी प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। उस आईडी ब्लास्ट के अंदर तत्काल 3 जवान की शहादत हुई और उसके बाद 2 जवान जो गंभीर रूप से घायल थे वो अपनी इंजरीज में सकम कर गए, तो टोटल 5 जवानों की शहादत हो चुकी है। इसके पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, सीएम भूपेश बघेल का ट्वीट आया है कि नारायणपुर में नक्सलियों द्वारा जवानों से भरी बस को ब्लास्ट से उड़ाने की घटना की मैं कड़ी निंदा करता हूं। इस दुखद घटना में एक वाहन चालक सहित डीआरजी के जवानों की शहादत बेहद दुखद है। मैं शहीद जवानों और वाहन चालक के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ। सुरक्षा बलों की लगातार की जा रही कार्रवाई से नक्सलियों के पैर उखड़ने लगे हैं। यह घटना नक्सलियों की हताशा का परिणाम है। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान और तेज होगा। अरसे बाद नक्सलियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी अपने इरादों को साफ कर दिया है कि उनके खिलाफ अभियान और तेज होगा। आज की जो घटना है और पिछले दिनों जो घटनाक्रम चल रहा है, जिस तरह से नक्सली घटनाएं कर रहे हैं, कहीं कहीं ब्लास्ट लगा रहे हैं, जिसमें खुद 2 नक्सलियों की भी मौत हुई है, उसके अलावा एक जवान भी शहीद हो चुका है। ऐसी स्थिति में बस्तर में क्या हालात हैं, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता शुभ्रांशु चौधरी हैं, जो नक्सल इलाकों में काम करने की उनको गहरी समझ है। लंबे समय तक पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा नाम है शांति के लिए, और इस तरह के जो काम जहां पर बहुत ज़्यादा अशांति है उन इलाकों में काम करने का उनको बड़ा अनुभव है। अभी एक लंबा अभियान भी चलाया है उन्होंने, शांति मार्च, जो आज ही समाप्त हुआ है। उनसे भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ नरेश मिश्रा हैं, जो IBC 24 के बस्तर के ब्यूरो प्रमुख हैं। वो बस्तर की सारी घटनाओं के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं और बड़ी बड़ी घटनाओं को उन्होंने कवर किया है। नक्सलियों के इस ट्रेंड पर उनसे बात करेंगे। नारायणपुर से अशफाक अहमद हमारे साथ हैं, जो उस जिले से आते हैं जहां एक घटना हुई है और उनको भी इन सब घटनाओं का लंबा अनुभव है कवरेज का। सबसे पहले मैं नरेश के पास जाना चाहूँगा। नरेश, आपको क्या लगता है आज की घटना ये क्या साबित करती है? और पिछले दिनों जिस तरह से नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट लगाते हुए खुद 2 नक्सलियों की मौत हुई,
और लगातार कहीं पर मुखबिरी के नाम से लोगों को मारना, उसके पहले एक जो प्रेस नोट जारी हुआ था 3 शर्तों के साथ बातचीत का। इसके अलावा जो हमारे साथ शुभ्रांशु चौधरी जी बैठे हुए हैं, उनके बारे में भी नक्सलियों ने अपने पर्चे में बहुत सारी बातें कही थी और उनके जो काम वो कर रहे हैं उससे वो बहुत ज़्यादा अप्रसन्न, खिन्न दिखाई दे रहे थे। क्या लगता है आपको, ये पूरा घटनाक्रम को कैसे देखते हैं और सरकार के जो प्रयास हैं या जो पुलिस या वहाँ सुरक्षा बल काम कर रहे हैं वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे या किस तरह से काम कर रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। देखिए, सबसे प्रमुख तौर पर तो ये दिखाई देता है कि इस पूरे जनवरी के बाद से नक्सली ये कोशिश कर रहे हैं कि सीधे हमलों पर जवानों को नुकसान नहीं पहुंचाया जा पा रहा, इसलिए छोटे छोटे आईडी या बड़े आईडी प्लांट किए जाएं और वो वापस उसी ढर्रे पर लौट रहे हैं जो 2005 के बाद से लगातार 2010 और बाद में 13 तक कई बड़ी घटनाओं में बड़े आईडी ब्लास्ट के जरिए उन्होंने जवानों को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। तो उसी पुराने तौर तरीकों की तरफ नक्सली रुख कर रहे हैं और यही वजह है कि जो इनकी नई टीमें हैं, जैसे विस्फोटों में वो प्रयोग करते हुए 2 ऐसी बड़ी घटनाएं सामने आई जहां खुद उनके नक्सली आईडी लगाते हुए मारे गए। और अगर नारायणपुर में ही देख लें तो नारायणपुर में सिलसिलेवार फरवरी महीने के आखिरी सप्ताह से 4 ऐसी बड़ी घटनाएं हुई जिसमें आईडी ब्लास्ट हुए और उसमें जवानों को नुकसान हुआ, कुछ जवान शहीद हुए। दंतेवाड़ा में भी इसी इलाके में आईडी ब्लास्ट में एक जवान की जो छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स का जवान था वो शहीद हुआ। तो ये एक स्ट्रेटेजिक तरीका है, वो जान रहे हैं कि इस दौरान बड़ी संख्या में जवान जंगलों में घुस रहे हैं और उनको रोकने का, उनका मनोबल तोड़ने का और अपनी ताकत को प्रदर्शित करने का ये एक बेहतर तरीका है कि आईडी ब्लास्ट करें। कम संख्या में स्मॉल एक्शन टीम लगती है और नुकसान ज़्यादा होता है। दूसरी तरफ अगर ये देखें कि पिछले कुछ सालों में नक्सलियों की ताकत कम हुई है और इसी वजह से वो बैकफुट पर हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी ताकत को प्रदर्शित करने के लिए दोबारा से जवानों पर इस तरह से हमले करें जिससे जवानों का मनोबल टूटे और जो अंदरूनी इलाका है, जो नक्सलियों का कोर और सुरक्षित इलाका है, उन इलाकों में जवान या फोर्सेस का जो ऑपरेशन है वो कम हो। तो पुनर्संगठित होने की कोशिश नक्सलियों की तरफ से दिखती है हालिया घटनाक्रम को अगर सिलसिलेवार देखें तो। नरेश, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो आपने कहा कि फोर्स अंदर जा रही है, दूसरा आपने कहा कि जो नए लोग उनके यहाँ रिक्रूट हुए हैं वो अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। तो क्या नक्सलियों में ये पीढ़ीगत जो परिवर्तन हो रहा है ये उसका एक शक्ति प्रदर्शन है या अपने आप को, जैसे आपने बोला 2005 के आसपास की जिस तरह से नक्सली घटनाएं कर रहे थे, तो क्या ये माना जाए कि यदि वो घटनाएं उस तरह से कर रहे हैं तो 2005 में फोर्स इतनी ताकतवर नहीं थी जितनी पिछले 10-15 सालों में हो गई है। फोर्स ने अपने आप को इन्हेंस किया है और बहुत आगे बढ़ी है फोर्स। तो आपको क्या लगता है कि ये पीढ़ीगत परिवर्तन के चलते हो रहा है या फोर्स के अंदर घुसने के चलते ये टकराव शुरू हो रहा है या नक्सली नए सिरे से अपनी जो जमात वहाँ पर बनाना चाह रहे हैं या वहाँ पर जमावट बनाना चाह रहे हैं उसका नतीजा है? नहीं, ऐसा लगता है जैसा आपने कहा कि पिछले 15 सालों में फोर्स बहुत इम्प्रूव हुई है और ये हकीकत है कि चाहे सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन हो, विशेष तौर पे सबने ये ध्यान देते हुए कोशिश किया कि लोकल को रिक्रूट किया जाए, लोकल ट्राइबल जो डीआरजी के रूप में आए, फिर अलग अलग ग्रुप में शामिल होते गए, बस्तर बटालियन के रूप में सीआरपीएफ के साथ काम कर रहे हैं और जो आत्मसमर्पित कर रहे हैं बड़ी संख्या उनकी है जो उन नक्सलियों के इलाके में जो आके ऑपरेट कर रहे हैं। तो अब वो स्थितियां नक्सलियों के लिए नहीं रही कि बिल्कुल एकदम अचानक और बड़ी संख्या में संगठित होकर वो बड़े हमले आसानी से कर पाते। तो ये सबसे बड़ा कारण तो यही है कि पुलिस की ताकत बड़ी है, गुरिल्ला वॉरफेयर, और जो इलाका है उसमें पुलिस की पकड़ काफ़ी बड़ी है, नए कैंप बड़ी तादाद में खुल गए हैं और नक्सली एक लंबे दौर से, चाहे नोटबंदी के पहले से ही अगर देखें तो रिक्रूटमेंट की भी समस्या झेल रहे हैं, टॉप लीडरशिप की उनके पास कमी हो रही है, एक के बाद एक मारे जा रहे हैं या सरेंडर कर रहे हैं और इसके अलावा ग्राउंड लेवल पर जो नया रिक्रूटमेंट है वो इतना सशक्त नहीं है कि वो बड़े आंदोलन को लीड कर सके या बड़े आंदोलन में सिलसिलेवार बड़े बड़े एम्बुश या बड़े हमले कर सके। रिसोर्सेज की भी कमी काफ़ी है क्योंकि आप देखिए ये बार बार इससे पहले कुछ सालों में होता था कि नक्सलियों की बड़ी खेप कई जगह पकड़ाती थी, लेकिन ये देखने में आ रहा है कि अब उस तरह से हथियार उपलब्ध होना और बाकी जो विस्फोटक सामग्री है वो काफ़ी आसानी से वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं
और एक जो पैसे का एक जो जरिया होता था, ऐसा लगता है वो भी काफ़ी सीमित हुआ है। तो नक्सली ये समझ रहे हैं कि उनका जो आधार इलाका है वहाँ उनकी पकड़ कम हो रही है फोर्सेस के लगातार ऑपरेशंस की वजह से। और पुलिस 24 घंटे एक तरह से और 12 महीने इन इलाकों में ऑपरेट कर रही है, जिससे नक्सलियों को लोगों का समर्थन हासिल करने पे भी मुश्किल हो रही है। लोगों के समर्थन हासिल करने पर हम शुभ्रांशु जी से बात करेंगे, उसके पहले एक बार अशफाक के पास जाना चाहेंगे। अशफाक, आपको क्या लगता है, जिस तरह से नरेश ने बताया कि एक महीने में ही 4 घटनाओं को नक्सलियों ने अंजाम दिया है, तो आपके ज़िले में नारायणपुर में वैसे भी उनका जो इलाका है वहाँ पर माड़ इलाका वो उनका डोमिनेशन का इलाका है, तो आपको क्या लगता है ये नया ट्रेंड क्या दिखाता है? ये देखिए तेज की नारायणपुर जिले में अगर 2005 के बाद अगर घटनाओं की रेशियो को देखा जाए तो लगातार पुलिस का दबाव तो यहाँ के इलाकों में बना था। इसके बाद से नक्सली घटनाओं में काफी कमी देखी गई थी। वहीं अभी विगत 2-3 सालों में लगातार जो है इलाके में नक्सली सक्रिय हुए हैं और अभी फरवरी और के बाद से अब देखा जाए तो लगातार नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट जैसी हुई घटनाओं को अंजाम दिया है। आज की जो घटना थी वो भी एक सोची साजी रंजिश थी माओवादियों की, और उनको ये पता था कि डीआरजी का जो बल है वो कड़ेमेटा और कड़ेनार की ओर ये निकला हुआ है और ये बल जो है वापस जो है बसों से वापस आएगा। तो ये सारी चीजों को देख करके नक्सलियों ने रणनीति के तहत वहां पे आईडी प्लांट करके शुरू से ही रखा हुआ था और 3 बजे जो जवान थे वो ऑपरेशन कर अपने कैंप लौट गए थे और कैंप लौटने के पश्चात ये जवान जो है वापस जिला मुख्यालय आ रहे थे। 90 की संख्या में ये जवान थे और अलग अलग 2 बसों में ये लौट रहे थे। इसी दौरान जी मेरे साथ शुभ्रांशु जी भी हैं। शुभ्रांशु जी, आप लगातार शांति मार्च निकाल रहे हैं और आज आपने अपने शांति मार्च का समापन किया और आज के ही दिन में एक घटना हुई है। आप इतने लंबे समय से नक्सली घटनाओं को कवर करते रहे, नक्सली लीडर्स के साथ आपने बात की है और अभी आप नक्सल इलाके में जो पीड़ित जनता है उसके साथ काम कर रहे हैं और शांति स्थापना के लिए एक बहुत गंभीर आपने प्रयास किया, जिसका नतीजा कि नक्सलियों ने प्रेस नोट में भी आपके नाम का उल्लेख किया और उनको आपके काम से बहुत ज़्यादा परेशानी। ये पूरी घटना को आप कैसे देखते हैं? क्या आपके जो प्रयास हैं उससे कहीं ना कहीं ये कनेक्ट होता है, या राज्य सरकार की जो पुलिस जिस तरह से काम कर रही है, केंद्रीय बल यहाँ काम कर रहे हैं, वो अंदर घुस रहे हैं जैसा नरेश ने बोला, उसका नतीजा है? किस चीज़ का ये नतीजा है? श्री जी, जो नरेश ने कहा कि पुलिस की ताकत बढ़ रही है तो सही है, पर उसके साथ साथ बस्तर 40,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, लगभग 15,000 स्क्वायर किलोमीटर आज भी है जहां हम घुस नहीं सकते हैं, यहाँ कोई सेना नहीं जा सकती है। तो लगभग आधा बस्तर नक्सलियों के कब्जे में है और हम रणनीति की बात कर रहे थे। आज की घटना ये साबित करती है कि वो जब चाहे, ठीक है, बहुत बड़ी तादाद में लोग आकर ना कर सके, पर जब चाहे तब वो घटना कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा समय है, जब जो नरेश ने भी कहा कि लोग अब बाहर निकलना चाहते हैं इस आंदोलन से, ये हमारी भी समझ है। इसीलिए हम मैं एक पत्रकार हूँ, पर हम वहाँ एक डेमोक्रेटिक जर्नलिज्म का या पीस जर्नलिज्म का प्रयोग करते हैं। पर पिछले 5 सालों में, ये पिछले 15 सालों ने लोगों ने हमसे नहीं कहा, पिछले 5 सालों में उन लोगों ने जो कि माओवादी का कैचमेंट एरिया है, जहाँ से लोग माओवादी के साथ जुड़ते हैं, कड़ेनार एक इलाका है, वहाँ गोंडी भाषी लोग रहते हैं, वहाँ जंगल में रहने वाले लोग रहते हैं, उन्होंने कहा कि हम अब बाहर निकलना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छा समय है इसको खत्म करने के लिए, पर खत्म करना सिर्फ हिंसा या प्रतिहिंसा से नहीं होगा। लोग बाहर निकलना चाहते हैं, जैसा नरेश ने कहा, उनका लीडरशिप अब पुराना बूढ़ा हो गया है, उनके पास दिक्कत है, पुलिस का फोर्स है। तो ये एक मौका है जो कि सरकार को बहुत गंभीरता से और पिछली गलतियों से सीखते हुए करने की ज़रूरत है कि बस्तर में 40 सालों से जो हो रहा है उसका क्लोजर करने का समय है। पर इसको गंभीरता से, इस तरह के प्रोवोकेशंस आएंगे जब आप बात करने जाएंगे। देखिए, जो वायलेंस होता है वो बहुत लुक्रेटिव होता है, पीस में उतने पैसे नहीं हैं, उतना अट्रैक्शन नहीं है, वो चाहे माओवादी की तरफ हो चाहे सरकार की तरफ हो। तो इस तरह की घटनाएं होंगी, पर हमको ठंडा दिमाग रखते हुए, जैसे कि माओवादियों ने कुछ अटपटी सी शर्तें दी हैं, पर उन शर्तों में भी
कुछ निकाल कर जहाँ चाह वहाँ राह है, उसका रास्ता निकालने का प्रयास करना चाहिए। इतनी बेहतर स्थिति न पहले कभी थी, न पहले बाद में कभी आएगी। बहुत बड़ी बात बोली शुभ्रांशु जी आपने कि क्लोजर का टाइम है और बीच बीच में जो रुकावटें आती उसको दूर करके इसको खत्म करने का सबसे उपयुक्त समय है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शुभ्रांशु जी हमारे साथ हैं, नरेश मिश्रा हमारे साथ हैं, अशफाक हमारे साथ हैं। शुभ्रांशु जी आप बोल रहे थे ये सबसे अच्छा समय है कि इसको क्लोजर के लिए भले थोड़ी बहुत रुकावटें आ रही हो, जो उनकी शर्तें हैं उसमें से भी रास्ता निकाला जा सकता है। कैसे होगा ये सब, कौन करेगा? देखिए, आपको बिटवीन द लाइंस पढ़ने की ज़रूरत है। जो प्रेस नोट उन्होंने भेजा है उसमें अगर आप गौर करें तो वो एक नाम का उल्लेख करते हैं। बहुत लोग जेल में हैं, वारवरा राव जेल में है, सुधा भारद्वाज जेल में है, पर उन्होंने जिक्र किया गोपन्ना मरकाम का। कोई नहीं जानता गोपन्ना मरकाम कौन है, पर अगर आप थोड़ी सी खबर लें तो वो जगदलपुर जेल में है और वो स्पष्ट हिंट है कि इसको छोड़ दीजिए और ये बातचीत को लीड करेंगे। गोपन्ना मरकाम माओवादी आंदोलन के सबसे शीर्ष नेताओं में है। ये पहले या दूसरे बैच में लगभग 82 में शायद आए थे, जगदलपुर जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ जितने भी केसेस थे सब खारिज हो चुके हैं, उनको छोड़ा जा सकता है। तो मैंने एक उदाहरण दिया, वो ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है नहीं कहा है मुझे नहीं पता। जब शर्तें आती हैं शुरू में हमेशा इम्पॉसिबल होती है, हमेशा रिजिड स्टैंड होते हैं। पर अगर आपको ये रास्ता निकालना है जो कि गंभीरता के साथ क्रिएटिवली ये काम करने की ज़रूरत है, तो अभी एक यहाँ पे समिति बनी है। उस समिति में एक छोटा सा दल है जो माओवादियों से मिला है और माओवादी पॉजिटिव हैं बातचीत करने के लिए, क्योंकि उनको भी समझ है कि उनका कोई भविष्य नहीं है। शुभ्रांशु जी एक मिनट बीच में यहाँ आपको रोकना चाहूँगा। आपका कहना है कि माओवादियों को समझ है और वो चाहते हैं, फिर ये घटना क्यों? देखिए, वो तो अपनी किस बात का संकेत है? वो अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं कि दोनों बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं कि एक तरफ आप शांति का प्रस्ताव भेज रहे हैं शर्तों के साथ और दूसरी तरफ आप लगातार ब्लास्ट कर रहे हैं? तो मैं कोई माओवादी के पक्ष में यहाँ उनके तरफ से आप समझ रखते हैं इसलिए आपसे ये सवाल है जी। पर ये तो दोनों पक्ष कर रहे हैं। कोई हमारी जो सैनिक हैं वो तो बैरक में नहीं बंद हो गए क्योंकि गृह मंत्री जी ने कहा है कि हम भी बातचीत कर सकते हैं पर हमें शर्त नहीं चाहिए, या मुख्यमंत्री जी ने कहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा, गृह मंत्री ने तो कहा कि हम केंद्र से बात करेंगे, फिर जो वहां से डिसाइड होगा उसके आधार पर हम तय करेंगे। तो बातचीत ये करने की जरूरत है दोनों पक्षों से कि बगैर किसी शर्त के बातचीत शुरू हो, किस विषय में बातचीत हो वो बातचीत शुरू हो। देखिए, दुनिया में माओवाद कोई बस्तर में अजूबा नहीं है, दर्जनों देशों में माओवाद रहा है। भारत एकमात्र देश है जहां पर हिंसा भी चल रही है और कोई शांति प्रक्रिया नहीं चल रही है। फिलीपींस में लोग बातचीत कर रहे हैं, कोलंबिया में लोगों ने बातचीत करके हल कर लिया, नेपाल में हल कर लिया। हमारे यहाँ भी प्रयास हुए हैं जो असफल रहे हैं। तो उनसे सीख कर, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देना है, बिल्कुल देना है। जो नरेश कह रहे थे कि आज एक बहुत अच्छी स्थिति है, पर इसके क्लोजर के लिए सिर्फ हिंसा से नहीं होगा। तो बैक चैनल टॉक्स होने चाहिए और उसको बहुत क्रिएटिवली, बहुत गंभीरता के साथ में और जगहों से सीखते हुए कि कहाँ, अभी आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं कि नेपाल में ऐसा किया, कोलंबिया में ऐसा किया, पर सीख कर गंभीरता के साथ में इस प्रयास को करने का सबसे सही वक्त ये है और ये अपॉर्चुनिटी हमको नहीं लूज करनी चाहिए, वरना इसी तरह की घटनाएं बार बार होती रहेंगी। नरेश, आपने शुभ्रांशु जी को सुना होगा, उनका कहना ये सबसे उपयुक्त समय। आपने भी बोला कि एक ऐसा समय है जब नक्सली कमजोर हैं। तो आपको क्या लगता है, बस्तर में आप भी घूमते हैं, कि वहाँ के लोग क्या चाहते हैं? निश्चित रूप से शांति चाहते हैं। क्या उसके लिए माहौल वैसा बन गया है कि सरकार के पक्ष में सारी चीज़ें हैं, या सरकार नक्सलियों को वार्ता के टेबल पर ला सकती है बिना शर्त, या फिर ऐसी कोई शर्तें जिनको आसानी से माना जा सके? नहीं, देखिए, ये तो बिल्कुल सही स्थिति है कि बहुत बड़ी संख्या में पिछली सरकार में ये कांग्रेस ने मुद्दा बनाया था कि नक्सल इलाकों से ऐसे लोगों को बंद किया जा रहा है जो निर्दोष हैं। तो इस बात की संभावना तो पर्याप्त है सरकार के पास कि सरकार एक मैसेज दे सकती है कि वो लोग जिनके नाम पे नक्सली अपनी सियासत करते हैं और सरकार भी उनके नाम पर सियासत कर रही है, तो उन लोगों के लिए वो एक बेहतर प्रयास करती, तो हो सकता है थोड़ी हालात नॉर्मलाइज होते,
थोड़े हालात सामान्य होते। सरकार ने कमेटियां बनाई हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन वो रफ्तार या वो एक जो सरकार का कमिटमेंट था उस तरह की चीज़ें यहाँ दिखाई नहीं दे रही हैं। लेकिन फिर भी ये मुझे इस बात पर इतने सालों में कभी भरोसा नहीं हुआ है कि नक्सली वार्ता के पक्ष में ज़्यादा हैं, क्योंकि बस्तर में उनकी ताकत ज़्यादा है, एक बड़ा रिक्रूटमेंट उनको मिलता है। अबुझमाड़ साउथ बस्तर का बहुत सा ऐसा इलाका है जो बिल्कुल सरकार की पहुंच से बाहर का है, जैसा शुभ्रांशु जी ने भी बताया। तो इन इलाकों में तो सरकार से कोई लेना ही देना नहीं है लोगों का, वो सरकार को नक्सल की तरह देखते हैं, जिस तरह से हम यहाँ से बैठकर उन इलाकों में लोगों को नक्सल की तरह देखते हैं। चलो ऐसा लगता तो नहीं, लेकिन ये बात सही है कि लीडरशिप क्राइसिस और तमाम सारी दिक्कतों से जूझ रहे नक्सली एक संभावना देख सकते हैं बातचीत के लिए। आज की जो नक्सली घटना है बहुत दुखद है और सरकार को इससे एक सबक लेने की ज़रूरत है। जिस तरह शुभ्रांशु जी का कहना है, नरेश का कहना है कि वहाँ पर सरकार के लिए एक बड़ा उपयुक्त समय है। हालांकि कठिनाइयाँ भी हैं, जिस तरह से बताया शुभ्रांशु जी ने कि बड़ा एरिया है, उसमें से भी अभी करीब करीब 40% एरिया पर नक्सलियों का कब्जा है, कब्जे जैसी स्थिति है। तो सरकार को इस स्थिति का लाभ लेते हुए एक शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि जवानों की या नागरिकों की किसी की भी शहादत ना हो और प्रदेश में जो लंबे अरसे से बस्तर इलाके में खूनी खेल चल रहा है वो बंद हो। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।